हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247 एंड दिस इज़ रानी गुप्ता। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी का पार्ट 9 है ये घटना चक्र विशेषांक का। तो इसमें भी हम अगले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनका रिवीजन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। इसके पहले भी मैंने जितने वीडियोज़ में बताया है कि आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके अनुसार जो हरित गृह गैसें हैं, ग्रीन इफेक्ट जो गैसें हैं, तो उनको इन्होंने 6 गैसों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। गलत है। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है। बिल्कुल गलत है। जबकि ये जो अवरक्त किरणें हैं, IR इंफ्रारेड रेज हैं, उनको ये अवशोषित करती हैं। संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ IR को अवशोषित करती हैं, बाकी को ये क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। तो लास्ट हो जाएगा इसमें, सौर विकिरण के अवरक्त IR अंश को अवशोषित करती हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो अवरक्त विकिरण के रूप में, इंफ्रारेड रेज के रूप में विकिरित होती है, और लगभग 90% जिसका ये जो IR आती हैं, इसका लगभग 90% भाग कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सूर्य से जो रेज आती हैं, अर्थात सौर ऊर्जा आती है, उसमें IR रेज को ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, जलवायु परिवर्तन अर्थात जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हो रहा है, जिससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इससे भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे प्रदूषण भी क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। तो यदि हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैसें और पॉल्यूशन ये डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करते हैं जलवायु परिवर्तन को, जबकि ओजोन परत इनडायरेक्टली वे में इसे क्या करती है? इफेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये हानिकारक किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, और लाभदायक किसके लिए है? पेड़ पौधों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब जलता है, जीवाश्म ईंधन जलता है, तो वायुमंडल में ये ग्रीन हाउस गैस का क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, और इससे क्या होता है? ओजोन परत जो हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित है, उस पर क्या होता है? उस पर होल हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। तो एक प्रकार से ये हानिकारक भी है, और पौधों के लिए क्या है? ये लाभदायक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन अर्थात कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? फर्टिलाइजेशन, कार्बन फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो भी जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो उसमें प्लांट्स की वृद्धि होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब जो प्लांट्स में वृद्धि होती है, तो वो किसके कारण होती है? कार्बन के कारण। तो इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो हम इसे क्या कहते हैं? कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जब सांद्रता बढ़ती है, तो इससे क्या हो जाती है? पादपों में वृद्धि होती है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? यूजफुल होती है प्लांट्स के लिए। तो इस यदि कार्बन फर्टिलाइजेशन होता है तो प्लांट्स में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? ठीक है, इसके कुछ कोड दिए हुए हैं, और निम्नलिखित में से कौन से उत्तर सही हैं? तो इसमें देखना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केवल 1, 2 और 4 में से एक बार और पढ़ देती हूँ। कौन से ऐसे कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ऑफकोर्स यदि जीवाश्म ईंधन जलता है, ज़्यादा मात्रा में जलता है, तो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है।
तेल चालित स्वचालित की संख्या में विस्फोटन, जो भी तेल चालित यान है या जो भी उसमें तेल चालित स्वचालित जो संख्या में यदि वृद्धि होती है तो उसमें यदि विस्फोट होता है तो भी क्या होती है, अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। और इसके अलावा अत्यधिक वनोन्मूलन, यदि अत्यधिक पेड़ों की कटाई की जाती है तो भी क्या होता है, हमारा जलवायु परिवर्तन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जलवायु परिवर्तन में इफेक्ट पड़ता है। किंतु जो नासा है, अमेरिका की रिसर्च एजेंसी है जो नासा, उसने सौर धधक अर्थात सोलर एनर्जी अर्थात सोलर फ्लेम में यदि वृद्धि होती है तो इससे जलवायु में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा उसने बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो कल आपको इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि मीथेन, नाइट्रोजन और ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अर्थात जो वैश्विक ऊष्मन, यही ग्लोबल वार्मिंग कह रहा है, कौन सी गैस के उत्सर्जन के कारण होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है। यदि हम बात करें CO2 के उत्सर्जन की, तो 1950 में 1950 में ये जो CO2 है, इसका उत्सर्जन लगभग 315 ppm। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस में इसको मापा जाता है, तो ppm अर्थात पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm में मापते हैं। तो 315 ppm के आसपास थी, किंतु अभी वर्तमान की बात करें तो लगभग ही 410 से 415 ppm को पार कर चुकी है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और यदि ऐसे ही ये बढ़ती रही तो लगभग जो 21वीं सेंचुरी है उसके आसपास ही 650 से 950 ppm के होने के इसमें आसार हैं। और इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो लगभग 6 से 8 डिग्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा उसको इफेक्ट कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। अब यहाँ पे सेम ग्लोबल वार्मिंग की आशंका वायुमंडल में कौन सी गैस की सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करिए, धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मैंने बताया था। तो इसके कौन कौन से स्रोत हैं, तो देखिए आप ध्यान से इसे देखिएगा, इसमें कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 4 ऑप्शन देकर कि मीथेन के स्रोत हैं और लास्ट में अगर दे देगा सभी में, तो ध्यान दीजिए इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। जो धान के खेत हैं, कोयले की खदानें, इसके अलावा जो घरेलू पशु, पालतू पशु, तो ये सभी वातावरण में जो मीथेन है उसका उत्सर्जन करने के मानवीय स्रोत हैं। लेकिन जब हम वेटलैंड की बात करें, आर्द्र भूमि की, इसके अलावा हम समुद्र की बात करें, हाइड्रेट्स की बात करें, इसके अलावा दीमक जो लगते हैं, दीमक लकड़ियों में, उसकी जो बॉम्बी, दीमक की बॉम्बी, ये सभी क्या है, मीथेन उत्सर्जन करने के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मीथेन उत्सर्जन करने के, या मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके 2 प्रमुख स्रोत होते हैं, एक मानवीय स्रोत होते हैं और एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं। जब हम मानवीय स्रोत की बात करें तो धान के खेत, कोयले की खदानें, पालतू पशु, घरेलू पशु, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, मानवीय स्रोत में आते हैं। किंतु आर्द्र भूमि, उसके अलावा हाइड्रेट्स, उसके अलावा समुद्र और जो दीमक होती हैं, दीमक की बॉम्बी, वो सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं मीथेन के उत्सर्जन के। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है, केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बॉम्बी से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके पहले मैंने बताया कि धान के खेत हों, कोयले की खदानें हों, पालतू पशु या घरेलू पशु हों, आर्द्र भूमि हो, समुद्र हो, हाइड्रेट्स हो या दीमक की बॉम्बी हो, तो ये सभी स्रोत क्या होते हैं, आपके मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत होते हैं। ऊपर वाले 4 मानवीय होते हैं और नीचे वाले 3 क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है,
तो जो जुगाली करते हैं पशु, उससे CH4 गैस को CH4 गैस अर्थात मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसका फॉर्मूला है CH4 मीथेन का, और हम इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसका स्रोत क्या क्या है? बायोगैस या जीवाणु जो अपघटन करते हैं, जो जुगाली करते हैं पशु, वो सब क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। और ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, और ये एक एयर पॉल्यूटेंट्स भी है। ठीक है ना, जिसे हम वायु प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहे हैं। अर्थात कह रहा है कि जो चावल की खेती होती है उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा वैश्विक तापन है, उसमें वृद्धि हो रही है। इसके लिए कौन सा या कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? देखते हैं। कारण नंबर 1 है चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जक का कारक है। बिल्कुल, जो धान की खेती होती है, धान के खेत होते हैं, उससे क्या होती है? मीथेन उत्सर्जन होती है, भी आपने देखा, तो ये बिल्कुल सही होगा। सेकंड देखते हैं, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? दोनों ही कथन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, भूमंडलीय उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं। बिल्कुल गलत, बल्कि ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गए हैं? और भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं, तो ये नहीं होगा सही। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, अर्थात जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं। यदि समय से पूर्व आम में फल आने लगते हैं, बौर आने लगते हैं, तो ये सिर्फ उसकी उष्णता के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। तो ये भी राइट है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, तो ये भी सही है। इसलिए निम्नांकित कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है, अर्थात सर्वाधिक लचीला पारिस्थितिक तंत्र है, जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। ठीक है, सबसे ऊपर उपस्थित है, और इसके अलावा जो वर्ड आप ग्लोब में देखेंगे तो सबसे ऊपर ये दोनों उपस्थित हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे ज़्यादा लचीला है। ठीक है, यदि ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा, सबसे पहले कौन द्रवीभूत होगा? तो ये होगी आर्कटिक और ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? अर्थात इसमें कौन सी चुनौती ऐसी है जो बार बार हो रही है और काफ़ी प्रचंड रूप ले रही है? तो ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ चक्रवात, तूफान, बवंडर, बल्कि ये तीनों ही क्या हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहे हैं? बार बार बढ़ रहे हैं। यदि हम इसकी बात करें तो IPCC के अनुसार जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे ग्लेशियर की पिघलने की दर बढ़ेगी, जिससे समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। इसके अलावा सूखा और बाढ़ की भी बारंबारता तथा तीव्रता में वृद्धि होगी। चक्रवात, तूफान, बवंडर, ये सभी क्या होंगे? तीव्र गति से और ज़्यादा ये बारंबारता इसकी प्रत्यक्ष रूप से देखी जाएगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम देखें तो ये पिछली शताब्दी से लेकर के जो बीच का अंतर है, तो औसत तापमान में वृद्धि कितनी देखी जाती है इसमें? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक, ठीक है, किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? अब पादप प्लवक जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपने सुना था, है ना? तो यदि वो नष्ट हो जाएगा, जैसे आप कोई मान लीजिए कोई स्थल की खाद्य श्रृंखला देखते हैं, तो आप देखते हैं सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होते हैं घास, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर टिड्डे, उसके बाद मेढक, उसके बाद स्नैक, तो ये सारी की खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो पादप प्लवक हैं वो महासागर का पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो घास के रूप में होते हैं, वो प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं। लेकिन यदि ये नष्ट हो जाएंगे तो बाकी के जो इन पर बेस्ड है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इन पर बेस्ड है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये भी क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे।
ठीक है। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ऑप्शन, इसमें जो लिखा हुआ है कथन नंबर 1, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, जल घनत्व क्यों घटेगा उसमें, ठीक है। तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। 2015 की बात कर रहा है, तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये CGPSC 2015 में आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरिस, ठीक है, 2015 में। और ये 21वें नंबर का था। कौन सा था, COP21 था ये। तो इसे याद रखिएगा, पेरिस में हुआ था। और ये जो इसके बाद जो 18वां अभी जो 2018 में 24वां हुआ है, देखिए 2015 में तो ये तो आपको याद ही रखना है। इसके अलावा 2018 में 2018 का जो सम्मेलन हुआ है वो 24वें नंबर का सम्मेलन हुआ है। और वो कहाँ हुआ है, कटोविस, कटोविस, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, कटोविस पोलैंड, कटोविस पोलैंड में हुआ है 24 नंबर का। वहीं लेटेस्ट अगर बात की जाए 2019 का, तो ये COP25 था जो अभी दिसंबर 2019 में आयोजित हुआ था। तो इसका सम्मेलन हुआ है मैड्रिड स्पेन में, ठीक है, मैड्रिड स्पेन। तो ये आप याद रखिएगा दोनों ही 18 और 19 के। नेक्स्ट देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो ऑप्शन देख के इसमें आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए चाइना, ठीक है। 2017 के जो सर्वे हुआ था उसमें CO2 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किसने किया था, चाइना ने किया था, लगभग 27%। मतलब जितना विश्व में उत्सर्जन हो रहा है उसका 27% लगभग चाइना ने किया था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अमेरिका सेकंड रैंक पे 15% के साथ आता है। और यूरोपियन यूनियन जो है वो 11% के साथ तीसरे स्थान पर। जबकि हमारा भारत जो है वो टोटल जितना CO2 उत्सर्जित होता है विश्व में, तो हमारा इंडिया 7% के साथ चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चाइना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। आपने देखा कि 2017 के अनुसार लगभग 27% ये कार्बन का उत्सर्जन करके, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करके ये किसके नंबर 1 पे था विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूटान। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। भूटान, 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 याद रखिएगा, भूतों से निगेटिविटी, तो कार्बन निगेटिव भूटान। नेक्स्ट देखते हैं, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि, ठीक है। जलवायु परिवर्तन यदि होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस में पड़ता है, कृषि में पड़ता है। तापमान यदि बढ़ता है तो मिट्टी की नमी, कार्य क्षमता प्रभावित होती है और मिट्टी में जो लवणता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन से जो फसलों की उत्पादकता है उस पर भी क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय परिवर्तन या खगोलीय सिद्धांतों के से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण, इससे ये संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक मिलानकोविच करके करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, जो कि पृथ्वी की लंबी जो अवधि की कक्षीय स्थिति है, उसका जो कक्षीय मार्ग है, उसका जो झुकाव है और उसकी जो उपसौर की स्थिति है, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत, परंतु ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। क्रायोजेनिक संकेतक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइस कोर, ठीक है। आइस कोर क्या है, हिम तत्व इसे बोलते हैं हम। आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर में छेद करके प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है, ठीक है। यदि ये कोई, मान लीजिए कोई ये चादर है बर्फ की, कोई शीट है ये बर्फ की, और यहाँ से किसी उसके द्वारा यहाँ पर होल किया जाता है, तो इस होल के द्वारा इसके साथ जो बर्फ की एक बेलनाकार या एक प्रकार से बोल सकते हैं आप, एक नमूना ले सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइस कोर कहते हैं। आइस कोर जो है वो अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे
प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है ये, ठीक है। तो ये क्रायोजेनिक संकेतक के रूप में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 मार्च 1994 को, ठीक है। जो 50 से अधिक कंट्री हैं उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अर्थात UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसका जो उन्होंने 21 मार्च 1994 को ये प्रभावी हुआ था, इसका जो समझौता हुआ था 1994 21 मार्च को प्रभावी हुआ था। अभी वर्तमान में बात करें तो इस UNFCCC में कितने 197 कंट्री हैं टोटल, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने जो जलवायु परिवर्तन है उसको मतलब रोकने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें इनका कदम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, इसके पहले अभी मैंने बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2015 में आयोजित हुआ था। 15 में आप 2018 का याद रखिएगा, कटोविस पोलैंड में जो 24वें नंबर का था। और 2019 का जो कि लेटेस्ट है ये स्पेन में आयोजित हुआ था और COP25 के नाम से हम इसे जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इसके बारे में बता देते हैं कि UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन 1992 जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में किया गया था, ठीक है। तो इसका कब गठन किया गया था? 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन अर्थात रियो डी जेनेरियो का फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये एक पहल है, किसके द्वारा प्रवर्तित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, UNFCCC सचिवालय के द्वारा, ठीक है। UNFCCC सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक पहल लॉन्च की थी। और इसमें क्या हुआ है, मतलब इसमें क्या किया जाएगा? तो ये जो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी है, जो जलवायु तटस्थता है, इसकी ओर जो भी संक्रमण होते हैं और उसके जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं जो भी व्यक्ति, कोई कंपनी या सरकार, तो उसके प्रयासों को ये क्या करेगी? दर्शाएगी, ठीक है। तो UNFCCC इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये कंप्लीट हो गए आज आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये मैंने काफ़ी जल्दी आज कंप्लीट किए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्दी ही एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें MPPSC रिलेटेड मध्य प्रदेश GK और जो भी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके 100 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेंगे, वो भी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में रहेंगे ये, और इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।